नमस्ते, बातें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तरन्नुम अली। दोस्तों, किसी भी किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है उसकी फसल तैयार होने के बाद वो उसका भंडारण कैसे करे, बाजार का सही चुनाव कैसे करे। ये सारी समस्याएं उसके सामने होती हैं। बहुत सारी मुश्किलें आती हैं उसे बाजार तक पहुंचने में, उसे अच्छा मुनाफा नहीं मिलता, नुकसान हो जाता है कई बार। लेकिन इस सब की जानकारी हम आपको देंगे इस प्रोग्राम के जरिए। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं विजय सरदाना जी। विजय सरदाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में बातें खेती की में। विजय सरदाना जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, कोई किसान है, उसकी फसल तैयार हो गई है, कटाई हो गई है, तो सबसे पहले सवाल होता है कि वो भंडारण उसका कैसे करे, क्या सही तरीका है उसका? देखिए, सबसे पहले किसानों को ये समझना चाहिए कि कटाई के समय कौन से स्तर पे या किस परिस्थिति में हमको कटाई करनी चाहिए। अगर फसल में नमी ज़्यादा है और फसल अगर पूरी तरह तैयार नहीं है तो उसकी कटाई ना करें, क्योंकि एक बार जब फसल कट जाती है तो आप उस पर कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्या फसल कटाई के लिए तैयार है। एक बार जब फसल कटाई के लिए तैयार है तब हमें भंडारण के लिए सोचना चाहिए। और जब कटाई के लिए हम तैयारी करते हैं उस के साथ साथ ही हमें भंडारण की व्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम किसी भी फसल की बात करते हैं तो हर फसल की भंडारण व्यवस्था अलग ढंग से होती है। जिस तरह से आप आलू को रखोगे उस तरह से आप गेहूं को नहीं रखोगे, उस तरह से आप प्याज को नहीं रखोगे। तो ये हमें जानना जरूरी है। जैसे किसान भाई पैदावार के लिए जानकारी लेते हैं कि हमें कौन सी फसल को कैसे उगाना है, कौन सा बीज लेना है, इसी तरह से हमें ये भी जानना पड़ेगा कि कौन सा बीज हम लगाएं ताकि जिसकी भंडारण क्षमता अच्छी हो। क्योंकि जेनेटिक्स जो है, जो किस्म है, उससे भी भंडारण व्यवस्था में फर्क पड़ता है। और कैसे रखें, किस तरीके से रखें, कैसे स्टोरेज करें, इनकी जानकारी भी उतनी ही ज़रूरी है जितना फसल को पैदा करने की ज़रूरत है। तो ये सब बातें किसान अगर ध्यान रखेंगे, नुकसान कम होगा, कीड़ा कम लगेगा, जिसको हम बोलते हैं मॉइस्चर लॉस। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा मॉइस्चर वाली चीज़ ले ली और आप अगर बाज़ार में लेके जाते हैं तो व्यापारी नहीं लेगा, आपको दाम कम मिलेंगे। तो पूरी बाजारिक व्यवस्था को भी समझना ज़रूरी है। सिर्फ उगाने से पैसा नहीं मिलेगा, उगा के बेचने से पैसा मिलेगा। और जब आप सही चीज़ नहीं बेचोगे तो सही दाम नहीं मिलेगा। और किसान पूरी मेहनत करता है उगाने में, लेकिन छोटी सी गलतियां वो कर जाता है कटाई के समय और भंडारण की व्यवस्था में, जिससे उसको ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो मेरा निवेदन है किसान भाइयों से कि वो कटाई के समय और उसके रखरखाव के समय दोनों को भी उतनी ही गंभीरता से लें जब वो खेती की पैदावार में लगाते हैं। जैसे आपने एक बात कही कि किस्म पर भी निर्भर करता है कि भंडारण कैसे किया जाए या अच्छी तरीके से भंडारण हो जाएगा। तो क्योंकि हम गेहूं की बात करें तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी किस्म है इसकी अच्छी? देखिए, किस्म सिर्फ भंडारण पर निर्भर नहीं करती। ये भी अगर किस्म जो भंडारण के लिए अच्छी होगी, हो सकता है कि वो उस एरिया में पैदावार अच्छी ना दे। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। एक ये दुविधा हमेशा किसान को रहती है कि मैं पैदावार भी मेरे को ज़्यादा चाहिए, भंडारण भी अच्छा चाहिए, पैसा भी अच्छा चाहिए। लेकिन तीनों चीज़ें एक साथ अक्सर नहीं मिल पाती। तो हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। जिस एरिया में किसान भाई लगाना चाह रहे हैं फसल, वो अपने वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं। उनके पास उस क्षेत्र से संबंधित जानकारी होगी कि यहाँ पे कौन सी फसल अच्छी होती है, जिसकी उस हालात में भंडारण व्यवस्था अच्छी रहेगी। क्योंकि हर जो क्षेत्र है उसका जलवायु अलग है। कहीं पे मॉइस्चर ज़्यादा है, कहीं पे हीट ज़्यादा है, कहीं पे कुछ और ज़्यादा है, कहीं पे सर्दी के मौसम में हार्वेस्टिंग है, जब हार्वेस्टिंग हो रही है तो शायद उस समय कहीं पे सर्दी ज़्यादा है, कहीं पे सर्दी कम है। तो ये सब परिस्थितियों को समझ के ही डिसीजन लेना पड़ता है। तो एक अगर मैं ये कहूँ कि साहब ये एक फॉर्मूला है, वो नहीं चलता खेती में। किसान को अपने हालात पे, अपनी परिस्थितियों को देख के सही निर्णय लेना चाहिए। और इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र हैं और अब तो किसान हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं। किसान उसकी कौन सा वैरायटी वहाँ पे सही चलेगी, कौन सी किस्म अच्छी चलेगी, इसकी जानकारी ज़रूर लें बुआई से पहले। और बाज़ार में किस तरह की ज़रूरत है किसानों, मतलब कि फसल की, व्यापारियों को और इंडस्ट्री को, उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। आपने एक बात कही कि किसानी में जो है फॉर्मूला नहीं चलता, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि कोई किसान अगर गेहूं का भंडारण कर रहा है तो किस तरह का टेम्परेचर चाहिए या कैसा किस तरीके का होना चाहिए रख रखाव? देखिए, गेहूं का भंडारण बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे पहली भंडारण की पहली व्यवस्था शुरू होती है कि कटाई के समय गेहूं की क्या स्थिति है। किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि जब भी वो गेहूं काटें, ये देखें कि उसमें 14% से ज़्यादा मॉइस्चर ना हो।
अब वो किसान पूछेगा साहब मैं मॉइस्चर पता कैसे लगेगा। ये छोटे छोटे 3-4-5 हज़ार के मीटर मिलते हैं, बहुत सारी मंडियों में होते हैं। आप थोड़ी सी अपनी फसल काटिए और वो व्यापारी में जिसके पास भी वो मशीन है वहाँ लेके जाइए और उस मशीन में देखिए कि गेहूं में मॉइस्चर कितना है। अगर गेहूं में मॉइस्चर 14% से ज़्यादा है तो कृपया ना काटें। इसलिए नहीं कि आप काट नहीं पाएंगे, इसलिए कि अगर आप ज़्यादा मॉइस्चर का गेहूं काटेंगे तो उसमें फंगस ग्रोथ हो जाएगी। जब फंगस ग्रोथ होगी तो उसकी क्वालिटी खत्म हो जाएगी, आप उसको लंबे समय तक स्टोर नहीं रख पाएंगे और बहुत सारी समस्या हो जाएंगी, गेहूं सड़ने लगेगा। तो ये समस्या ज़रूरी है समझने के लिए, और इसीलिए सबसे पहले तो सही मॉइस्चर पे, जिसको कहते हैं कि पूरी मैच्योरिटी पे गेहूं को काटें। और किसान भाई मेरे ख्याल से इतने साल से जो उगा रहे हैं उनको इस बात की समझ है। रही बात जब आपने गेहूं काटा तब हम क्या करें, उसके बाद आप गेहूं में से जितना भी फालतू का कचरा है, कंकर, पत्थर, मिट्टी, छिलके, जो भी है, पत्ते, डंठल, ये सब आप हटा दीजिए। क्योंकि जब आप ये सब चीज़ों के साथ गेहूं को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक तो आप कचरे का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे रहे हैं। अगर हर बोरी में 2-3 किलो अगर कचरा है तो आप 2-3 किलो का कचरे का भाड़ा दे रहे हैं। क्योंकि जब वो सामान लेके मंडी में जाएगा, व्यापारी तो छानेगा, जब वो छानेगा तो 2-3 किलो उसका वेस्ट जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि आप साफ माल ले जाएं ताकि आपको पूरा पैसा मिले। यही काम मिलें करेंगी, क्योंकि जो आटा बनेगा वो गेहूं से बनेगा, वो डंठल, पत्थर, कंकर से नहीं बनेगा। तो जितना, जिसको हम फॉरेन मैटर बोलते हैं या एक्सट्रेनियस मैटर बोलते हैं, वो कोई भी व्यापारी हटाएगा, उसके बाद वो दाम लगाएगा। और जब भी वो मंडी में जाए, आज सबके पास, किसान भाइयों के पास मोबाइल है, कम से कम वो 2-4 जगह फ़ोन करके पूछ ले कि बाकी मंडियों में क्या भाव चल रहा है, और जहाँ पे उसको सही भाव मिले वहाँ दे दे। और अब तो बहुत सारी कंपनियां जो किसानों से डायरेक्ट खरीदना चाह रही हैं। बहुत सारे राज्यों में इस तरह के प्रावधान आ गए हैं कि अगर किसान डायरेक्टली कंपनी को बेचना चाहता है तो बेचे, जरूरी नहीं कि आपको मंडी के रूट से जाए। अगर आपके माल की क्वालिटी अच्छी है, माल साफ सुथरा है, कंपनी आपको 4 पैसे फालतू भी दे सकती है। क्योंकि उनका बाजार में जाके व्यापारियों में जो झगड़ा करना उनको पड़ता है, भाड़ा देना पड़ता है, सफाई के लिए खर्चे करने पड़ते हैं, अगर वो कम हो जाते हैं तो किसान को, अगर उसका 50 रुपये बोरी पे वो खर्चा आता है तो किसान को 20 रुपये फालतू देने को तैयार होगा, क्योंकि उसका 30 रुपये बचता है। अगर किसान अच्छा माल लेके आता है तो उसमें किसान का भी फायदा है, व्यापार का भी फायदा है। अगर किसान नहीं चाहता बेचना, तो कहता है जी मैं तो बेचूंगा नहीं, मैं तो संभाल के रखूंगा, अपने घर पे स्टोर करूंगा, तब मैं क्या करूं। स्टोरेज तकनीक्स भी अवेलेबल है। छोटे गोडाउंस के लिए भी सरकारी सहायता मिलती है, छोटे गोडाउंस के भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। किसान अपना 5-10 टन, 10 टन, 20 टन माल अगर अपना रखना चाहता है तो रूरल गोडाउन का भी कॉन्सेप्ट है। सरकार उसके लिए सब्सिडी देती है, स्कीमें हैं उसकी। अपने कृषि मंत्रालय से बात करें वहाँ पे और उनसे कहें कि हम अपने गोडाउन में, अपने गांव में 4-5 किसान मिल के हम कह दें जी हम 100 टन का गोडाउन यही बना लेते हैं, हम क्यों जाएं FCI या किसी और के गोडाउन में। सरदाना जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो किसान है मार्केट जा रहा है अपना गेहूं लेके, तो साफ़ सफाई के साथ जाए, जो उसमें से बेकार चीज़ें हैं वो निकाल दे ताकि उसे अच्छा मुनाफा हो जाए, उसके पैसे अच्छे मिल जाएं और सीधा कंपनी से कांटेक्ट करे, सीधा अपना जो फसल है उसकी जो गेहूं है वो बेच सकता है कंपनीज को। सब्सिडी की बात आती है कि गेहूं पे सरकार कितना सब्सिडी देती है और किसानों को उसका कितना फ़ायदा मिलता है, किसान कितना फ़ायदा उठा पाते हैं उसका। देखिए, ज़्यादातर किसानों की जो सब्सिडी है वो फर्टिलाइज़र के रूप में सब्सिडी है। कहीं कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स बीज भी देती हैं। इरिगेशन पे पावर की सब्सिडी जो सरकारी पॉलिसीज़ के हिसाब से, राज्य के हिसाब से वो बदल सकती है, क्योंकि कृषि जो है वो राज्य का सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें ज़्यादा दखल नहीं करती है। लेकिन जिसमें किसानों को जो वो बीज का है, कौन सा बीज लेना है, कौन सी खाद पे सब्सिडी है, ये किसानों को पता है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की तारीख में वो है भंडारण की, जिसको हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग फूड वेस्टेज। क्योंकि हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, फूड वेस्टेज की बात हो रही है, भंडारण व्यवस्था ठीक नहीं है देश में, उसकी काफ़ी चर्चा है। तो गाँवों में भंडारण व्यवस्था का सुधार हो, इसकी पॉलिसीज़ भी सरकार की हैं। आप जिसको हम रूरल गोडाउन कहते हैं, आप वो कर सकते हैं। किसान अपने गांव में इकट्ठे होके एक जो प्रोड्यूसर्स कंपनीज का एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है कि आप कोऑपरेटिव ना होके प्रोड्यूसर्स कंपनी बना सकते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी, जैसे प्राइवेट कंपनियां होती हैं, उसमें 30, 40, 50 गांव के किसान जुड़ जाएं और अपनी एक कंपनी बना लें। उसके माध्यम से भी किसानों को काफ़ी सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। आप चाहें तो गोडाउन बना सकते हैं, आप चाहें तो वहाँ पे बिजली से चलने वाले छलने लगा सकते हैं ताकि आपका सफाई का काम आसान हो जाए, क्योंकि लेबर की बहुत जगह शॉर्टेज हो रही है आजकल। आप वो कर सकते हैं।
गनी बैग्स को आप कर सकते हैं। अगर आप पेरिशेबल्स में हैंडल कर रहे हैं तो आपको क्रेट्स के ऊपर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की सब्सिडी मिलती हैं। तो ऐसे बहुत सारी छोटी बड़ी स्कीम्स हैं सरकारों की, और कुछ स्कीम्स राज्य सरकार की तरफ से भी आती हैं। तो ये सब चीज़ें हर राज्य में हैं, चाहे वो गेहूं हो या पेरिशेबल्स हो, दोनों के लिए हैं। जैसी ज़रूरत है वैसा वो होता है सब्सिडी। और राज्य सरकारों को यहाँ तक भी छूट है भारत सरकार की कुछ पॉलिसीज़ में कि ज़रूरत के हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज़ बदल भी सकती हैं। तो जैसी ज़रूरत है किसानों को वैसी सुविधा है। क्रेडिट की जहाँ तक बात है, किसान क्रेडिट कार्ड में 50,000 तक का लोन मिलता है। और बहुत मतलब मेरा ये कहना है कि बहुत सारी सुविधाएं हैं आज की तारीख में किसानों के लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों को सीखना पड़ेगा। आज होता क्या है कि लोग सब्सिडी के लिए कहते हैं हमें सब्सिडी नहीं मिल रही, लेकिन आपको कितना स्टोरेज चाहिए, आप ज़रूरत से ज़्यादा सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडी मिल रही है सारी ली जाए, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। क्योंकि होता क्या है कि अल्टीमेटली आपको सब्सिडी तो है ही है, सब्सिडी के साथ लोन भी कंपोनेंट होता है कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी के चक्कर में लोग ज़रूरत से ज़्यादा लोन ले लेते हैं। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा लोन ले लेते हो तो वो लोन चुकाना भारी पड़ जाता है। अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको समझें, कम से कम लोन पे डिपेंडेंट हो और अच्छी खेती करें। सरदाना जी, आप जैसे बता रहे हैं कि जानकारी सारी उपलब्ध है, किसानों को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, सीखना चाहिए। इंटरनेट पे भी जानकारी है और वो तमाम जगह से जानकारी ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि किसान कहाँ जाए, कैसे सीखे, किससे मदद ले? क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं या सब्सिडी है या जो भी लोन है, उसका ज़्यादा फ़ायदा किसानों को नहीं मिलता। देखिए, आज सबसे अच्छी सुविधा जो किसानों के लिए वो है किसान कॉल सेंटर। जिस चीज़ की भी जानकारी चाहिए अपने वहाँ कॉल सेंटर पे फ़ोन करें। उस राज्य में जहाँ से भी वो फ़ोन करेगा वहाँ की कौन सी संस्था है ये आपको कॉल सेंटर से मिल जाएगा। पहली तो घर में आपको बैठे आपकी जानकारी मिलती है। दूसरा, हर राज्य में और हर शहर में आपका पंचायत है। बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो पंचायत के माध्यम से चलते हैं, ब्लॉक लेवल पे चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलते हैं। जो भी कृषि अधिकारी आपके नज़दीक है आप उससे मिल लीजिए। वो भी नहीं मिल रहा है आप अपने केवीके चले जाइए। बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, आपके वहाँ पे बैंक्स हैं, आपकी जो नियरेस्ट ब्रांच है उस पर चले जाइए कि साहब बैंक किसानों के लिए आपके पास क्या सुविधा है हमें बताइए। जो नोडल बैंक होगा उस एरिया का, अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर ब्रांच हैंडल नहीं कर रही है, वो बता देगा कौन कर रहा है। आपका मतलब है कि किसानों को प्रयास करते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं। देखिए, बदलती दुनिया है, बहुत कुछ नया होता है। सरकार कोई नई पॉलिसी भी ला सकती है। अगर आप प्रयास करके नहीं सीखना चाहेंगे तो हो सकता है आपको नई पॉलिसी के बारे में पता भी ना लगे। आपको जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही हैं, जब तक आप जानने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो आपको सुविधा मिलेगी कैसे? लेकिन फिर भी मैं कहूँगी जो हमारे देश के किसान हैं वो कई ऐसी जगह रहते हैं, बहुत दूर दराज के इलाकों में रहते हैं जहाँ ये सुविधाएं नहीं पहुँच रही हैं, जहाँ जानकारियाँ नहीं पहुँच रही हैं, या वो खुद पहुँच नहीं सकते। आसपास कुछ ऐसा है नहीं जहाँ से वो जानकारी ले लें या किसी को कॉल करके पता कर सकें। तो इनके लिए सरकार कोई ऐसी स्कीम नहीं चला रही है या कुछ इस तरह का केंद्र नहीं बनाया जहाँ से ये जानकारी हासिल कर सके जाके? देखिए, मेरे ख्याल से आज हिंदुस्तान के हर गाँव में फ़ोन तो है, और फ़ोन से किसान कॉल सेंटर का फ़ोन तो कर ही सकते हैं। ये तो पहला स्टेप है। अब उस इलाके में सबसे नज़दीक कौन सा ऐसा जगह है जिसकी किसान को जानकारी चाहिए और फिजिकली पर्सनली जाके मिलना है, तो वो आपको गाइड कर देंगे। सरदाना जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सुविधाएं तो सरकार ने सारी उपलब्ध कराई हैं किसानों के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिससे उनके पास सारी जानकारी नहीं पहुंच रही, उन्हें फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। अब जो सबसे बड़ा सवाल होता है, जिसे कहें कि किसानों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, वो फसल तैयार होने के बाद ये है कि वो बाज़ार का चुनाव कैसे करें, कैसे सही बाज़ार तक जहाँ उन्हें अच्छा मुनाफा हो जाए वहाँ कैसे पहुँचे। देखिए, किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जब भी वो फसल की तैयारी करते हैं, जब वो उगाने जाते हैं, उससे पहले ज़रा एक बार ये सोचें कि वो उगा किसके लिए रहे। फसल तैयार होने के बाद शायद आप वो बदलाव नहीं कर पाओगे जो फसल लगाने से पहले आप कर सकते हो। अगर आपको गेहूं एफसीआई को देनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफसीआई की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको जाके ये किसी आटा मिल को चावल गेहूं देना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस आटा मिल की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी बिस्किट या बेकरी इंडस्ट्री को देना चाहते हो तो आप उनसे पूछेंगे उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। उस हिसाब से आप अपने बीज का चुनाव करें और आप वही चीज़ उगाएं जिसमें आपको लगता है कि आप ये काम कर पाएंगे और इसमें आपको मुनाफा मिलेगा। और यही गलती बहुत बार किसान करते हैं कि वो फसल तैयार कर लेते हैं और फिर बाजार ढूंढते हैं और फिर कहते हैं साहब हमें रेट अच्छा नहीं मिल रहा। वो रेट इसलिए अच्छा नहीं मिल रहा कि जिस व्यापारी को वो सामान चाहिए या गेहूँ चाहिए, वो ये देखना चाहता है कि क्या गेहूँ उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है। कई बार हम किसानों से मिलते हैं तो हम ये देखते हैं किसान कहता है साहब मैंने तो गेहूँ उगा लिया, अब बताओ मैं बेचूंगा, मेरे को ज़्यादा पैसा कैसे मिलेगा।
अब बाजार किसान के हिसाब से नहीं बदलेगा, किसान को बाजार के हिसाब से बदलना पड़ेगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। लेकिन कई बार किसान कहते हैं साहब सरकार को कुछ करना चाहिए। अब सरकार थोड़ी गेहूं खाती है, सरकार थोड़ी गेहूं खरीदती, वो तो बाजार खरीदता है। सरकार कितना खरीद लेगी? सरकार आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे सकती है, मैक्सिमम अर्निंग नहीं दे सकती। ये बात हमें समझना पड़ेगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार का एक कमिटमेंट हो सकता है, लेकिन अगर आपको ज्यादा मुनाफा कमाना है, एमएसपी से ज्यादा मुनाफा कमाना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। सरदाना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मार्केटिंग का ज़माना है, मार्केटिंग के हिसाब से किसानों को बदलना होगा। जब किसानों को बदलने की बात आ ही है, तो आप ये बताइए कि किसान कैसे बदले, और क्या अगर किसान बदलता है तो क्या इस बात की गारंटी है कि उसे 100% मुनाफा होगा? निश्चित रूप से होगा। देखिए, आज ऐसा नहीं है कि किसान नहीं कर रहे हैं। पंजाब में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल में बहुत कुछ बदला हुआ है खेती में। आज अगर कोई चीज़ किसान उगाता है, आज एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आज पंजाब में लोग गेहूं उगाते थे। पिछले 2 साल से हम लोगों ने देखा कि किसान जो है वो हायोला की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि गेहूं से हायोला में उनको 7 से 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। और हिंदुस्तान तेल का आयात करता है और हायोला में तेल है जो आयात होता है। तो आज जिन किसानों ने गेहूं को छोड़ के हायोला पे गए हैं, वो गेहूं से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। वो पहले तक गेहूं उगाते थे, लेकिन आज वो बदले। क्यों बदले? उन्होंने बाजार को समझा। उनको लगा कि नहीं, इस देश में तेल की कमी है, इस देश में खल की कमी है, पशुओं के लिए खल है, खाने के लिए तेल है, और जो बाजार है वो ज्यादा बड़ा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इसी का ही। अब 5 साल पहले गेहूं का रेट होता था 8-9 रुपए, जिसको आप एमएसपी बोलते हैं, 10-11 रुपए के आसपास एमएसपी होती थी। उस समय तिलहन का रेट होता था 13-14 रुपए, तो फर्क था 4 रुपए का। आज एमएसपी है 14.5-15 रुपए, तिलहन का दाम है 30 रुपए। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगी, जैसे आपने हायोला की बात कही कि उसका ज़्यादा पैसा मिलता है, अच्छा मुनाफा हो जाता है, इसलिए किसान वो उगाने लगे हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे देश की ज़रूरत है जनसंख्या के हिसाब से, वो ज़्यादा गेहूं की है। अगर हर किसान ये सोचने लगे कि उसे हायोला में ज़्यादा मुनाफा है और वो वही उगाए, तो ऐसे तो हमारे देश में गेहूं की कमी हो जाएगी। अभी भी जो हम गेहूं है, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमें बाहर से मंगाना पड़ता है अपने देश के लिए। वो पुरानी स्थिति थी। आज आपके पास गेहूं रखने की जगह नहीं है। आज आपके पास करीब 50-60-70 मिलियन टन इतना एक्सेस गेहूं पड़ा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दूसरी तरफ आप हर साल 60,000 करोड़ रुपए का तेल आयात कर रहे हैं। इस देश में तेल की कमी है, गेहूं की कमी नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह हायोला या ऐसी दूसरी क्रॉप्स की तरफ जाते रहे किसान, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कमी हो जाएगी गेहूं की। होने दीजिए। जब गेहूं की कमी होगी तो गेहूं के रेट बढ़ने शुरू होंगे, किसान वापस गेहूं उगाने लगे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि किसान एक बार बदल जाए तो दोबारा नहीं सीखे। हम ये कह रहे हैं कि आप हमेशा बाजार पे नजर रखिए। अगर आज आपको हायोला में ज्यादा पैसा मिलता है, आप हायोला लगाइए। जिस दिन आपको लगता है कि नहीं, अब गेहूं में वापस मुनाफा आने लगा है हायोला से ज्यादा, आप वापस गेहूं पे आ जाइए। यही तो मैं किसानों से निवेदन कर रहा हूं। अच्छा सरदाना जी, चलते चलते एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। जो किसान है, अगर ये सीधे बाजार तक पहुंचना चाहते हैं तो कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे ये बिचौलियों से बच सकते हैं? देखिए, बिचौलिए तब बीच में आते हैं जब आप मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि बाजार एक जगह पे है। आज जैसे अगर मान लीजिए मैं पंजाब से दिल्ली में खपत है और मैं पंजाब में गेहूं उगा रहा हूं या हरियाणा में गेहूं उगा रहा हूं। अब किसान अगर पंजाब से चल के दिल्ली नहीं आना चाहता तो किसी को तो ये गैप भरना पड़ेगा, उसको आप बिचौलिया बोलते हैं। या ये इंडस्ट्री उठ के पंजाब तक जाए, वहां जाके पंजाब के किसान से बात करे। इंडस्ट्री कहती है मैं भी नहीं जाना चाहता, किसान कहती है मैं भी नहीं जाना चाहता, तो किसी को तो जोड़ना होगा बीच में। और जो ये जोड़ने का काम करता है हम उसको बिचौलिया बोल देते हैं। ये सोच भी ठीक नहीं है। अगर किसान अपनी मेहनत से बाजार तक जाए तो बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी, या इंडस्ट्री किसान तक जाए तो बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब दोनों ही मेहनत नहीं करना चाहेंगे एक दूसरे से मिलने के लिए, तो फिर तीसरे को तो आना ही पड़ेगा ना। सरदाना जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी। उम्मीद है जो हमारे किसान दोस्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उनकी सोच बदलेगी। कहीं ना कहीं जो सरकारी नीतियाँ हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदल सकती है, या बदलने की उम्मीद है, या बदल जाएंगी। इसी उम्मीद के साथ अपना ये कार्यक्रम हम ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, और निश्चित रूप से नई जानकारी सीखिए और मुनाफा कमाइए।
उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी अगर इस कार्यक्रम से जुड़ा आपका कोई सवाल या सुझाव है तो टीवी स्क्रीन पर दिए इस पते पर आप हमें लिख भेजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते।